नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पदार्थ की अवस्था है। तो क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, ठोस है, गैस है, द्रव है या फिर प्लाज्मा है। तो पहले प्रश्न का आंसर करिएगा, सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो पदार्थ की अवस्था है, तो वह अवस्था क्या है? ठोस है, गैस है, द्रव है या फिर प्लाज्मा है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, प्लाज्मा है। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाला जो पदार्थ है, उसकी अवस्था जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो आप कहोगे प्लाज्मा है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई पदार्थ है और वो पदार्थ जो है ठोस से सीधे बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, विसरण कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, कई बार आपसे इसका उदाहरण भी पूछा जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जिनको याद रखेंगे। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो वो है कपूर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो इसके अलावा आप आयोडीन को याद रखेंगे। ठीक है, किसको? आयोडीन को याद रखेंगे। साथ ही साथ आप शुष्क बर्फ को भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो शुष्क बर्फ जो है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, किसको? अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड है, साथ ही साथ शुष्क बर्फ है। ठीक है, और क्या है? और आयोडीन है, और आपका कपूर जो है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, याद रखेंगे। ये सब क्या हो रहे हैं? तो ये सब ठोस पदार्थ से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ये सभी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, कपूर, आयोडीन, शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? कोयला है, कांच है, रबड़ है या फिर नमक है? बताएंगे क्या जगह इनमें से कौन सा एक, ठीक है, क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। कोयला है, कांच है, रबड़ है या फिर नमक है? क्या आंसर कर देंगे? तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा, नमक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नमक का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नमक का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। और इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे NaCl कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे? तो NaCl कहोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें किस विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है? यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें किस विधि के द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है? प्रभाजी, आसवन, वर्णलेखकी या फिर निस्यंदन? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वर्णलेखकी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वर्णलेखकी आंसर कर दोगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किसी गैस को परम शून्य ताप, अति उच्च दाब पर गर्म करने तथा उच्च वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? तो द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है, या फिर BEG या फिर प्लाज्मा? क्या हो जाएगा? तो किसी गैस को परम शून्य ताप पर अति उच्च दाब पर गर्म करने पर तथा उच्च वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो BEC। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा गैर
झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, तो लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है, या फिर प्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या हो जाएगा? तो देखो जो लाइसोसोम होता है ना, इसको क्या करते हैं, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लाइसोसोम जो है ना, इसको क्या करते हैं, तो इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, दोहराया जा चुका है। लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग की बात करेंगे तो आप आंसर कर दोगे किसको? राइबोसोम को कर दोगे। ठीक है, किसको? तो राइबोसोम को आंसर करोगे। और राइबोसोम के संदर्भ में एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो क्या है कि ये कोशिका में प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। राइबोसोम के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये कोशिका का क्या करता है, तो ये कोशिका में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन का क्या कर रहा है, तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करना है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन? राइबोसोम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा, ये गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? केंद्रकाभ है, राइबोसोम है, कोशिका भित्त है, या फिर अगर हम लोग बात करें मीसोसोम। तो जीवाणुओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर दोगे मीसोसोम। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीसोसोम। अच्छा, जरा मुझे बताइएगा आप लोग कि माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? जरा जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के पिता, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन कहे जाते हैं, कौन माने जाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन? कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो वॉन बेंडेन है, रुडोल्फ विर्चे है, फ्लेमिंग है, या फिर स्लाइडेन और स्वान है। क्या हो जाएगा? कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन है? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोशिका की बात करेगा, अगर आपसे सेल की बात करेगा कि जो कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की, अगर आपसे ये पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तब आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ये आप ध्यान रखिएगा। कोशिका सिद्धांत कहेगा तो आप कहोगे स्लाइडेन और स्वान को। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के संदर्भ में हम लोग बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्होंने किसकी खोज की है? तो इन्होंने, अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने पेंसिलिन की खोज की। ठीक है, किसकी? तो इन्होंने पेंसिलिन की खोज की, याद रखेंगे, पेंसिलिन की खोज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कोशिका झिल्ली का तरल मौजिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताइएगा क्या जाएगा? तो कोशिका झिल्ली का जो है तरल मौजिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रॉबर्टसन के द्वारा, डेनियली और डेवसन के द्वारा, पोर्टर के द्वारा, या फिर सिंगर और निकोलसन के द्वारा। कोशिका झिल्ली का तरल मौजिक मॉडल किसके द्वारा, ठीक है, प्रस्तुत किया गया है? बताएंगे क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सिंगर और निकोलसन के द्वारा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सिंगर और निकोलसन के द्वारा कोशिका झिल्ली का तरल मौजिक मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कोशिका में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? तो अभी हम लोगों ने बात की है, आज ही के सेशन में बात की, अभी जस्ट मैंने आपको राइबोसोम की भूमिका के विषय में बताया था। बताइएगा क्या आ जाएगा? डीएनए प्रतिकृति होगा, प्रोटीन संश्लेषण होगा, लिपिड संश्लेषण होगा, या फिर ऊर्जा उत्पादन होगा। तो कोशिका में राइबोसोम की भूमिका के संदर्भ में पूछ रहा है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे प्रोटीन का संश्लेषण करना। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना, संश्लेषित करने का काम राइबोसोम का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडेला का, रेडियन का, एम्पियर का, मोल का। बताएंगे क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ज्योति तीव्रता जो है तो वो किसका मात्रक है? कैंडेला का, रेडियन का, एम्पियर का, या फिर जो है मोल का। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कैंडेला का। ज्योति तीव्रता किसका? कैंडेला का मात्रक होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर करिएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। तापमान का एसआई मात्रक होता है फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, पास्कल होता है, दाब होता है। तापमान का आपसे पूछ रहा है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है बताइएगा क्या जाएगा। तो डेली हम लोग साइंस की ये छोटी सी क्लास करने वाले हैं जहाँ पर हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस को करेंगे और यहाँ से 5 प्रश्न ऐसे हैं ना जो आपके एग्जाम में बनने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत ही चुने हुए चुनिंदा टॉप 15 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर करेंगे, टॉप 15 क्वेश्चंस को। तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए बताइएगा क्या आ जाएगा। तो तापमान की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, केल्विन कर दोगे आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संवेग का एसआई मात्रक क्या बताइएगा क्या हो जाएगा। हम लोग 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं और 15 क्वेश्चंस में से हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस को शामिल किया और बहुत ही चुने ये हुए ये 15 प्रश्न, जो 15 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं ना, ये 15 प्रश्न अपने आप में बहुत ही चुने हुए, बहुत ही विशेष, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो डेली ये छोटी सी क्लास होगी। सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आ जाएगा, तो आंसर कर देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ जाएगा, संवेग का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्यूरी की अगर हम लोग बात करें तो क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी, ताप की, उष्मा की, ऊर्जा की। क्यूरी किसकी इकाई है, इस प्रश्न का आंसर करना क्या आ जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की है तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, किसने, तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविता की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी खोज किसने की है तो आप कहोगे हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज की है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग मैडम क्यूरी की बात कर लेते, क्यूरी नाम आया ना, तो मैडम क्यूरी की बात कर लेते हैं। मैडम क्यूरी के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है और उसको आपको याद रखना है। मैडम क्यूरी जो है तो वो एक ऐसी महिला है जो क्या कर रही है, जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, क्या होगा, तो अगर हम लोग बात करें मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जो क्या कर रही है, जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, 1901 में अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी 1903 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1903 में इन्होंने फिजिक्स में, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 1903 में इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने, ठीक है, फिजिक्स में, भौतिकी में, और अगर हम लोग 1911 की बात करेंगे तो 1911 में इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने केमिस्ट्री में क्या किया है, तो इन्होंने केमिस्ट्री में, रसायन में नोबेल पुरस्कार जीता। याद रखिएगा, मैडम क्यूरी से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जो क्या कर रही है, जो 2 नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है। 1903 में इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी होती है, MKS होती है, FPS होती है, CGS होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्या कर रहा है, मापन की ब्रिटिश प्रणाली के संदर्भ में पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। डेली हम लोग 15 क्वेश्चंस को करने वाले हैं साइंस के, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, FPS हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड हो जाएगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, मापन की ब्रिटिश प्रणाली। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का छोटा सा सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, ताकि आपको, ठीक है, पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप यहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग आए इस तरीके के महत्वपूर्ण सेशन के साथ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। तो डेली हम लोग इस तरीके की छोटी वाली क्लास को करने वाले हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।